Hello, good morning students. In my last video, we have done 5 principles of management given by the Henry Fayol. In this video, we will be continue with the 6th principle. Principle is subordination of individual interest to general interest. According to Fayol, all times the interest of organization should take priority over the interest of any one individual employee. यानी जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं तो हमारा जो पर्सनल इंटरेस्ट है या इंडिविजुअल इंटरेस्ट है हमें उसे प्रायोरिटी नहीं देनी है. हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को प्रायोरिटी देनी है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बात करूं आज की सिचुएशन में कोरोना वायरस की, या ये डेडली डिजीज ने ऑल ओवर जो है पूरे वर्ल्ड को जो है थ्रेट कर दिया है, तो इस केस में जो डॉक्टर्स हैं या जो पुलिस है हमारी, वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं देख रहे. उनका जो मेन मोटिव, वो अपने प्रोफेशनल के साथ इतना कमिटेड है कि वो अपनी लाइफ को भी थ्रेट में डालकर दिन रात वो इस डेडली जो पेंडेमिक है उससे ये फाइट कर रहे हैं. तो ये क्या शो कर रहा है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट वो अपनी, दे आर नॉट अलाउड टू मीट देयर फैमिली ऑल्सो. अपनी फैमिली मेंबर्स को वो अवॉइड कर रहे हैं, उनसे नहीं मिल रहे हैं, अलग जाके रह रहे हैं. तो ये क्या है? ये है एक्चुअली इनकी प्रोफेशनल कमिटमेंट. तो फ्योल ने सजेस्ट किया कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, किसी प्रोफेशन का पार्ट होते हैं, तो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देखना है, अपने प्रोफेशन पे कमिटेड रहना है, रादर देन फोकसिंग ऑन आवर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव. So that is the subordination of individual interest to general interest. So अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स. हेल्प टू कर्ब अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज का जो बिहेवियर है वो अनडिजायरेबल नहीं होगा. इंश्योर इफेक्टिव एंड efficient realization of goals, promote unity of action, develop the sense of commitment among the employees. और अगर हम इसे वॉयलेट करते हैं तो ये नेगेटिव इफेक्ट होंगे. यानी अगर हम सब इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ही इंपॉर्टेंस देते हैं तो उससे नुकसान क्या होगा? The desired goal may not be achieved in time. It will be difficult to create a healthy work environment, may lead to wastage of resources in pursuit of selfish interest of individual employees. सब अपने selfish interest के लिए काम कर रहे हैं, कोई firm के लिए नहीं सोच रहा है, तो firm अपने objective को जो है कभी भी achieve नहीं कर पाएगी और environment भी healthy नहीं होगा. And the last, it will be difficult to establish coordination due to clash of interest. सबके बीच में clashes होंगे. Managers चाहते हैं कि profits बढ़े, वर्कर्स चाहते हैं कि उनकी सैलरी बढ़े, तो सबके इंटरेस्ट अलग होंगे, तो उनके बीच में क्लैशेस होंगे, जिसकी वजह से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो कभी भी स्मूथ नहीं चलेगी. सो अकॉर्डिंग फ्योल के अकॉर्डिंग हम एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट को पीछे रख के अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को हमें हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए. दिस प्रिंसिपल इज वेरी सिंपल. आई होप इट इज क्लियर. प्रिंसिपल इज रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय. जब भी हम रेमुनरेशन का मतलब होता है, बेसिकली व्हाट इज रेमुनरेशन? रेमुनरेशन मींस ऑल द फाइनेंशियल बेनिफिट्स दैट द एम्प्लॉयज गेट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. यानी ऑर्गेनाइजेशन जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स दे रही है एम्प्लॉयज को, चाहे सैलरी है, चाहे प्रोविडेंट फंड है या हाउसिंग है, वो सब रेमुनरेशन का पार्ट होते हैं. तो जो भी रेमुनरेशन, ये अकॉर्डिंग टू फ्योल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ फ्योल, overall pay and compensation should be fair to both employees and the organization. कि जो भी सैलरी हम अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हैं उसमें ये दोनों पार्टीज सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन भी और एम्प्लॉयज भी. एम्प्लॉय शुड गेट सैलरी अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी. ये अपनी कैपेसिटी, अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज जो है वो सेटिस्फाइड होने चाहिए कि यस, मेरी जितनी एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग मुझे सैलरी मिल रही है. और ऑर्गेनाइजेशन भी सेटिस्फाइड होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन जितनी सैलरी देने के लिए कैपेबल है वो उतनी सैलरी दे रही है. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी प्रेशर नहीं होना चाहिए ज्यादा सैलरी देने का, उनकी कैपेबिलिटी से ज्यादा. तो या रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज कहता है कि एम्प्लॉयज की जो सैलरी है वो फेयर होनी चाहिए, और दोनों ही, मैनेजर भी और उसके सबऑर्डिनेट भी है, वो दोनों खुश होने चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि वो अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग सैलरी पे कर रही है, और एम्प्लॉयज भी खुश होने चाहिए कि वो अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग उन्हें सैलरी मिल रही है. अगर एम्प्लॉयज खुश होंगे अपनी सैलरी से तो वो होल हार्टेड सपोर्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में. तो दीज आर द फॉलोइंग. अगर सैलरी अच्छी मिल रही है, रेमुनरेशन प्रॉपर मिल रही है उनको, तो बेनिफिट्स क्या होंगे? इट हेल्प्स टू क्रिएट हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट. डेफिनेटली एनवायरनमेंट हमारा हेल्दी होगा क्योंकि एम्प्लॉयज खुश हैं, और जब वो खुश होंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चलेगी. फैसिलिटेट अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल. हम अपने गोल को इजिली अचीव कर पाएंगे. एंड द लास्ट इज रिड्यूस लेबर टर्नओवर.
लेबर टर्नओवर का मतलब, लेबर टर्नओवर मीन्स व्हाट, इट मीन्स नंबर ऑफ पीपल लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, कितने लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहे हैं। तो अगर सैलरी उनको सेटिस्फैक्ट्री, अगर लोगों को सैलरी सेटिस्फैक्ट्री मिल रही है अपनी करंट जॉब में, तो वो अपनी जॉब छोड़कर नहीं जाएंगे, और जब वो कंटिन्यू टाइम तक रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, तो डेफिनेटली फर्म की परफॉर्मेंस जो होगी वो बेटर होगी। तो ये बेनिफिट्स हैं अगर हम रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय को फॉलो करें, इस प्रिंसिपल को। नेक्स्ट, अगर हम रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, यानी हम अपने सैलरी, अपनी जो स्टाफ है उसको सफिशिएंट सैलरीज नहीं देते, तो इससे क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? नेचुरल बात है, एम्प्लॉयज के अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा, वो खुश नहीं होंगे, लेबर टर्नओवर हाई हो जाएगी। जब लोग खुश नहीं है, उनको सैलरीज डिजायरेबल नहीं मिल रही, तो वो एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब ज्वाइन कर लेंगे। नेक्स्ट, द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज में रिड्यूस, वो अपना होल हार्टेड सपोर्ट नहीं देंगे, उनके अंदर वो फीलिंग आ जाएगी कि भैया सैलरी तो मिल नहीं रही, तो फिर काम क्यों करना, तो वो अपने काम की जो एफिशिएंसी है उनकी वो कम हो जाएगी। एंड द लास्ट, रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट में नॉट बी कंजीनियल, यानी कि जो एनवायरमेंट है वो स्ट्रेस्ड हो जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयज खुश नहीं है, वो काम दिल से नहीं करेंगे, मैनेजर्स काम के लिए प्रेशर डालेगा, तो उनके आपस में क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो अगर सही सैलरी हम एम्प्लॉयज को नहीं देंगे, तो इससे हमारा जो पूरा वर्किंग एनवायरमेंट है वो खराब हो जाएगा। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, मीन्स एम्प्लॉयज को उतनी सैलरी दो जिसमें वो अच्छा अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाए, और ऑर्गेनाइजेशन की भी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो आई होप दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो क्लियर। मूव टूवर्ड सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, अगर हम अपनी फीस्ट को क्लोज करें, अपनी मुट्ठी को बंद करें, दिस इज सेंट्रलाइजेशन, मीन्स ऑल द पावर्स आर कन्फाइंड ओनली इन फ्यू हैंड्स। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है हिंदी में केंद्रीकरण, यानी सारी जितनी भी पावर्स है, जितनी भी अथॉरिटी है, वो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के हाथ में है, टॉप मैनेजमेंट ही सारे डिसीजंस लेती है, राइट। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, व्हेन दिस फीस्ट इज ओपन, जब हम इस मुट्ठी को खोलते हैं, तो यानी हम अपनी पावर्स जो है अपने सबॉर्डिनेट के साथ शेयर कर रहे हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फुली सेंट्रलाइजेशन एंड फुली डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, दोनों ही पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए एक बड़ी बड़ी सेंट्रलाइजेशन फुली होगा, सारी की सारी पावर्स अगर टॉप मैनेजमेंट के हाथ में होंगे, तो इंप्लॉइज के अंदर डिससेटिस्फेक्शन आ जाएगी, कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी कि हमें कोई फ्रीडम नहीं है, तो उनके काम की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अगर कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया जाए, यानी कि सारी की सारी पावर्स को बांट दिया जाए, तो डेफिनेटली उस केस में क्या होगा, वहां सीक्रेसी मेंटेन नहीं होगी, इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी, तो उसके अपने ड्रॉबैक्स हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। वी नीड बोथ टाइप ऑफ, ये हमें दोनों ही चाहिए, हमें सेंट्रल, कुछ हमारे ऐसे मैटर्स होते हैं जो सेंट्रलाइज होने चाहिए, और कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, प्लानिंग है या इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, कंपनी की फाइनेंशियल जो कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, दैट शुड बी सेंट्रलाइज्ड। जैसे प्लानिंग है वो सब सेंट्रलाइज होना चाहिए, लेकिन कुछ रूटीन मैटर्स हैं, ऑपरेशन से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो जो डिसीजंस हैं वो हम लोअर मैनेजमेंट को या मिडिल मैनेजमेंट को दे सकते हैं, जिसपे वो खुद डिसीजन लेंगे। तो दिस इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो according to Fayol, there should be a balance between centralization and decentralization. They both are required. Sensitive issues to be centralized and day-to-day operations related activity should be decentralized. अब जैसे प्लानिंग करना है, फाइनेंस कहाँ से आएगा, ये सब सेंट्रलाइज होना चाहिए। और छोटे मोटे रूटीन नेचर है कि रॉ मटेरियल कितना होगा, या कुछ छोटे मोटे डिसीजंस अगर लेने हैं, तो वो खुद जो है लोअर लेवल भी ले सकता है। तो अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन, ये प्रिंसिपल सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, तो व्हाट आर द बेनिफिट्स? क्विक डिसीजन मेकिंग होगी, क्योंकि हमने अपने लोअर लेवल को पावर्स दे रखी हैं, पावर्स टू टेक डिसीजन, तो उनके पास पावर्स हैं, उन्हें छोटी छोटी बातों के लिए टॉप मैनेजमेंट से पूछने नहीं जाना पड़ेगा, जिससे हमारा जो काम है वो फटाफट होगा। एफिशिएंट और इफेक्टिवलाइजेशन गोल होगा। हेल्प इन रिड्यूस बर्डन ऑफ मैनेजर, मैनेजर्स का बर्डन कम होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि सबॉर्डिनेट जो है, जो लोअर लेवल है, वो अपने डिसीजन छोटे मोटे एक्टिविटी से रिलेटेड खुद ले लेते हैं, बार बार जाकर वो मैनेजर्स को नहीं पूछते हर एक चीज। तो मैनेजर्स जो है वो दे विल बी एबल टू फोकस देयर एनर्जी ऑन मोर प्रोडक्टिव वर्क। तो मैनेजर्स जो है वो मोर प्रोडक्टिव वर्क यूज कर, अपना जो एनर्जी है, अपने जो टाइम है, वो ज्यादा प्रोडक्टिव वर्क पर यूज करते हैं।
नेक्स्ट, इंश्योर स्मूथ वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज किया गया एक्टिविटीज को, तो हर किसी को अपना रोल पता है, अपना काम पता है, तो स्मूथ चलेगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर हम सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो नहीं करते तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे द ऑर्गेनाइजेशनल गोल में नॉट बी अकम्प्लिश्ड प्रॉपरली, हो सकता है हम अपने गोल को अचीव ना कर पाए। ऑर्गेनाइजेशन में नॉट फंक्शन स्मूथली, insufficient authority may lead to destruction of work, and the last is process of decision making may be delayed। हो सकता है कि बहुत डिले हो जाए हमारा जो प्रोसेस है सेंट्रलाइजेशन, और यहाँ मान लीजिए कि डिले हो सकता है अगर हम डिसेंट्रलाइज नहीं करते अथॉरिटीज को, हमें हर चीज के लिए पूछने जाना पड़ेगा टॉप अथॉरिटी से, तो हमारा जो काम है वो बहुत डिले हो जाएगा। तो these are the drawbacks if we do not follow the principle of centralization and decentralization. Next is scalar chain. What is scalar chain? According to Fioll, the formal lines of authority from highest to lowest rank are known as scalar chain. Fioll ने suggest किया कि there should be a proper flow of authority and communication in the organization. It should be a systematic, formal way. Means ये एक scalar chain का हमने एक diagram के through we can clear this. For example, A, B, C, D, E, F. ये जो A है ये सुपीरियर है, B उसका सबॉर्डिनेट, C उस B का सबॉर्डिनेट, इस तरीके से हमने एक ऑफिशियल लाइन क्रिएट कर दी। A के पास सबसे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में है, ही हैज द हायर अथॉरिटीज। B के पास अथॉरिटी थोड़ा कम है, C के पास और कम है, तो इस तरीके से हमारी जो अथॉरिटी है वो डाउनवर्ड जा रही है। तो ये जो अब अकॉर्डिंग टू फ्योल ने बोला कि वी हैव टू फॉलो दिस स्केलर चेन फॉर एनी कम्युनिकेशन, कि अगर हमें कोई कम्युनिकेशन करना है तो हमें ये जो पूरा चेन है ए बी सी डी ई, ये हमें फॉलो करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एफ को मान लीजिए एफ एक वर्कर है और ए जो है वो टॉप मैनेजमेंट का पार्ट है, तो अगर एफ को ए से कम्युनिकेट करना है, कुछ बात करनी है, तो वो डायरेक्टली नहीं जा सकते। दे हैव टू फॉलो अ फिक्स्ड पाथ। उसे पहले ई को बताना पड़ेगा, ई जो है वो डी को बताएगा, डी सी को बताएगा, सी बी को कम्युनिकेट करेगा, तब जाके वो इंफॉर्मेशन ए तक पहुंचेगी। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके स्कूल में अगर आपको कोई कंप्लेंट होती है तो आप सीधा डायरेक्टली चेयरमैन के पास नहीं जाते हैं, आप एक सिस्टमैटिक फॉर्मल रूट फॉलो करते हैं। आप सबसे पहले अपनी क्लास इंचार्ज को बताएंगे, क्लास इंचार्ज जो है आपके कोऑर्डिनेटर को बताएंगे, कोऑर्डिनेटर जो है आपके वाइस प्रिंसिपल को बताएंगे, वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल को, और फिर जाके बात वो आपकी चेयरमैन तक पहुंचेगी। तो दिस इज द फॉर्मल रूट दैट हैज टू बी फॉलोड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्योल कहते हैं एक प्रॉपर फॉर्मल कम्युनिकेशन की जो लाइन होनी चाहिए और हमें हमेशा इसी लाइन को फॉलो करना चाहिए। तो अगर मान लीजिए डी को बात करनी है के से जो दूसरे डिपार्टमेंट में है, तो डी पहले सी से बोलेगा, फिर वो बी तक जाएगी, फिर ए जे, और फिर जाके कहीं वो के तक वो बात पहुंचेगी। देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन सी एंड के या डी एंड के, इनके बीच में आपस में कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है। They have to communicate with a formal line, and this line is called scalar chain. But sometime in case of emergency के टाइम अगर मान लो F को जो या फिर E को बात करनी है M से, तो और इमरजेंसी है कुछ, नॉर्मल रूटीन में तो अगर है सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो अगर E को M से बात करनी है तो वो पहले E D के पास जाएगा, D C के पास जाएगा, C B के पास कम्युनिकेट करेगा, B A, फिर J K L M तक पहुंचेगा। But in case of emergency only, E can directly contact with the M। अगर कोई इमरजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई है और जिसमें जिसमें क्विक डिसीजन लेने हैं, तो उस केस में ई जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है एम से। इस केस में स्केलर चेन फॉलो नहीं हो रहा, इसे बोलते हैं गैंग प्लैंक। तो गैंग प्लैंक इज अ सिचुएशन वेयर स्केलर चेन इज नॉट फॉलोड, वेयर द पीपल ऑफ वन डिपार्टमेंट can contact with the people of other department or with the people of any rank, but it happens only in case of emergency। ये सिर्फ इमरजेंसी में ही सिचुएशंस होती हैं। तो आई होप अब कभी कभी बोर्ड में आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट इज गैंग प्लान। तो गैंग प्लान इज अ सिचुएशन वेयर द पीपल ऑफ वन डिपार्टमेंट can avoid the scalar chain and contact to the people of another department without following a formal line of communication। अगर हमारी कम्युनिकेशन सिस्टमैटिक होगी तो उसके फायदे क्या होंगे? दीज आर द बेनिफिट्स। स्मूथ एंड सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होगा, सिस्टमैटिक वर्किंग होगी, वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी,
फैसिलिटेट कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन। इससे कंट्रोल, कम्युनिकेशन सब कुछ बहुत इफेक्टिव होगा, सब कुछ बहुत फॉर्मल तरीके से चल रहा है और जो कम्युनिकेशन है वो डिट्रॉयड नहीं होगी। बट अगर हम स्केलर चेन को फॉलो नहीं करते, मान लीजिए अगर कोई किसी से भी बात कर रहा है, बीजे से बात कर रहा है, बीके से बात कर रहा है या सीएल से बात कर रहा है, तो अगर हम स्केलर चेन को फॉलो नहीं करते तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? इट मे हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन वर्क एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पर हमारी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में बी डिस्ट्रप्टेड लीडिंग टू क्योस एंड कंफ्यूजन। बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाएगी, कुछ भी क्लियर नहीं होगा, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है ये प्रॉपर एक सिस्टमैटिक कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो दिस इज स्केलर चेन। स्केलर चेन मींस अथॉरिटी और कम्युनिकेशन के लिए एक फिक्स पाथ को फॉलो करना। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ये बहुत इजी प्रिंसिपल है और बहुत आपको इजीली समझ आ जाएगा। ऑर्डर का मतलब होता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ फ्योल, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स राइट प्लेस। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज की एक सही जगह होनी चाहिए, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मटेरियल रिसोर्सेज हैं, उनके लिए एक फिक्स्ड प्लेस होना चाहिए। जैसे अगर आपका स्कूल है मान लीजिए, तो बुक्स कहाँ होनी चाहिए? लाइब्रेरी में। फाइल्स कहाँ होनी चाहिए? ऑफिस में, राइट? चौक और डस्टर कहाँ है आपको मिलेगा? तो हर चीज के लिए देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी एट राइट प्लेस। तो फ्योल ने सजेस्ट किया कि ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज की एक फिक्स जगह होनी चाहिए। इससे हमारा टाइम बचेगा, हमें अगर वो चीज चाहिए तो हम डायरेक्टली जाकर, हमें पता है वो चीज कहाँ पड़ी है, तो हम वो चीज जाकर वहां से ले लेंगे। यानी या फिर मान लीजिए कि वहाँ प्रोडक्शन मैनेजर का अलग ऑफिस है, सेल्स मैनेजर का अलग ऑफिस है, उनसे अगर हमें मिलना है तो हमें पता है कि वो हमें उस जगह पर मिलेंगे, तो हमारा जिससे टाइम सेव हो जाएगा, उन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, हमें पता है हमारा मटेरियल कहाँ पड़ा है। सो देयर शुड बी प्रॉपर फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग। तो मटेरियल ऑर्डर होना चाहिए, सोशल ऑर्डर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप एक स्कूल में जाते हैं, राइट? आपका मान लीजिए बोर्ड सेंटर पड़ा है, आप स्कूल में गए, वहां आपको जो है कोई भी आपका रोल नंबर आपका कहाँ आ रहा है, रूम आपका रोल नंबर आ रहा है रूम नंबर 7 में, आपको नहीं पता रूम नंबर 7 कहाँ है, आप रिसेप्शनिस्ट से पूछने गए, वहां रिसेप्शनिस्ट नहीं बैठी है, तो आप क्या कहेंगे? नथिंग इज इन ऑर्डर, कुछ भी चीज ऑर्डर में नहीं है। तो ऑर्डर का मतलब होता है हर चीज सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज होनी चाहिए। अगर रिसेप्शनिस्ट की जगह है तो वहां रिसेप्शनिस्ट होनी चाहिए, बुक्स की जगह लाइब्रेरी में है तो लाइब्रेरी में ही बुक्स पड़ी होनी चाहिए, ये नहीं कि सामान इधर उधर है। तो एवरीथिंग शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, एवरीथिंग शुड बी इन प्रॉपर ऑर्डर। तो हर चीज अगर ऑर्डर में होगी, हर चीज, अगर घर में भी देखिए, घर में भी हम ऑर्डर रखते हैं कि हर चीज जो है एक फिक्स जगह होती है कि हमें अपनी यूनिफॉर्म कहाँ रखनी है, तो हर चीज की एक प्रॉपर जगह होती है। अगर हम हर चीज को एक प्रॉपर जगह पे रखेंगे तो उससे क्या होगा? दीज आर द फॉलोइंग बेनिफिट, लीड टू स्मूथ एंड सिस्टमैटिक वर्किंग। तो हमें पता है सुबह उठ के कि मेरी यूनिफॉर्म कहाँ पड़ी है, और हमें हमारी हर चीज का शूज कहाँ पड़े हैं, तो एवरीथिंग इज ऑर्डर। इफ एवरीथिंग इज इन ऑर्डर तो आप स्मूथ फंक्शन कर पाएंगे, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आप कोऑर्डिनेशन में इजी हो जाएगा, रिसोर्सेज का जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। लेकिन अगर ऑर्डर नहीं है, चीजें बिखरी हुई हैं, कभी इधर कभी उधर, बुक्स कभी लाइब्रेरी में है, कभी बुक्स इधर उधर पड़ी हैं, ऑफिस में पड़ी हैं, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी? इससे आपकी वर्क एफिशिएंसी कम हो जाएगी, अचीव आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। आप ढूंढ रहे हो चीजों को, बुक्स चाहिए तो कभी ऑफिस में जाके ढूंढ रहे हैं, कभी लाइब्रेरी में जाके ढूंढ रहे हैं, कभी हम कहीं और जाके ढूंढ रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम, हमारे रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट। तो आई होप दीज प्रिंसिपल आर क्लियर टू यू। अभी हमारे कुछ प्रिंसिपल्स रह गए हैं, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू।